नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ खौफनाक शर्त का पार्ट 5। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, खौफनाक शर्त पार्ट 5। दोस्तों, कहीं मैं तो सूर्या नहीं, मैं ताऊ जी से बार बार पूछ रहा था कि वो इतनी सदियों के बाद सिर्फ मुझसे कैसे जुड़ी। ताऊ जी, पता नहीं, पर तुम सूर्या हो, ये सिर्फ एक अंदाज़ा है। मैं आखिर में इस परेशानी से बाहर कैसे निकलूं? ताऊ जी कहते हैं आज शाम को 9 बजे बुलाते हैं उसे और पूछते हैं क्या चाहिए उसे। मैं कहता हूँ वो मारना चाहती होगी मुझे, और क्या चाहिए उसे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो तुम मेरे सामने ना बैठे होते। ये सदियों से नफरत लिए बैठी है, इसीलिए बहुत ताकतवर है, ताऊ जी ने कहा। पर उसने मुझे पहाड़ी से नीचे धक्का दिया था, तो इससे मुझे क्या समझना चाहिए। हर शाम को देखेंगे क्या होता है, ताऊ जी आहा भरते बोले। थोड़े डर और सुषमा के साथ दुर्व्यवहार से मेरा मन फटा जा रहा था, लेकिन मैं वहाँ शाम होने तक बैठा रहा। नवरात्रि की 7वीं रात थी। घर से बाहर जाने पर ताऊ जी ने प्रतिबंध लगाया था। साढ़े 6 बजे ताऊ जी घर से बाहर गए और बाहर से ताला लगाकर गए थे। रमेश कहता है, यार ताऊ जी को मुझ पर जरा सा भरोसा नहीं है, तभी तो बाहर निकलने के लिए मना किया, ऊपर से ताला भी लगा दिया। मैं ये छोड़, साले तेरी वजह से मेरी ज़िंदगी खतरे में है। उसका क्या, और ताऊ जी सही हैं, क्योंकि वो जानते थे कि तू निकम्मा है और शो ऑफ के चक्कर में कोई गलत काम जरूर करेगा। रमेश कहता है, हाँ हो गई गलती, क्या अब मार डालेगा। मुझे थोड़ा पता था कि यह सब भी हो सकता है। मैं तेरे ही चक्कर में मुझे क्या झेलना पड़ रहा है, ये तो देख। और तो और वो 800-900 साल पुरानी भूतनी पीछे पड़ी है। मेरी तो फट गई भाई। रमेश कहता है, देख इससे गलती तेरी ही है, तूने शर्त लगाई थी मुझसे। मैंने थोड़ी कहा था कि आजा भूत दिखाकर लाता हूँ। मैं कहता हूँ हाँ तो कोई प्यारा सा भूत दिखा देता, लेकिन ना भाई, फटनी चाहिए, नहीं तो मज़ा कैसे आएगा। क्यों, यही बात थी ना कि तू मुझे डराने के लिए उस सुनसान तिराहे पर लेकर गया था। रमेश कहता है, हाँ तो हो गया ना, अब आगे की सोचते हैं क्या करना है। मैं और रमेश एक दूसरे से नाराज होकर बिना कुछ बोले ताऊ जी का इंतजार किए जा रहे थे। 7:30 के आसपास ताऊ जी पहुँचे। उनके हाथों में काफ़ी सामान था जिसे उठाने में हमने मदद की थी। ताऊ जी कहते हैं, देखो 9 बजे से पहले हमें इसकी सारी सामग्री की विधि के अनुसार पूजा स्थल पर रखना है और फिर उठना नहीं है, इसलिए जिसे जो खाना पीना है वो जल्दी से कर लो। मैं और रमेश दोनों ने फटाफट खाना बनाया और सब खाकर निपट गए। सारी सामग्री पूजा स्थान के एक जगह रखकर हम बैठ गए। ताऊ जी कुछ अंगारे लेके आए। पूजा स्थान पर मिट्टी से हवन जैसा कुछ नया बनाया। फिर माँ काली के मंत्र बोलने लगे। थोड़ी देर बाद जब वो अंगारे भभूत बन गए थे, तब उस भभूत को पहले ताऊ जी ने अपने हाथों और गर्दन पर लगाया। फिर हमें भी इसे ही लगाने को कहा, इसलिए मैंने और रमेश भी भभूत लगा ली। अब ताऊ जी खड़े हुए और उस भभूत से एक गोलाकार रेखा में जमीन पर लगा दिया, जिसे हम तीनों बैठे थे। इतना सब कुछ होते हुए 11 बज गए थे। ताऊ जी कहते हैं, देखो तुम अब इस विधि खत्म होने तक इस रेखा को पार मत करना, क्योंकि जब वो आएगी तब हो सकता है वो हम पर हमला कर दे, और ये भी हो सकता है कि हमें बहलाए फुसलाए ताकि हम इस गोले से बाहर निकलें और वो मौका देख हम पर हमला कर दे। उस स्थिति में मैं कोई मदद नहीं कर सकूंगा। रमेश कहता है, ताऊ जी हम सतर्क रहेंगे। फिर ताऊ जी अपने मंत्र पढ़ने लगे और आह्वान करने लगे, तू जो कोई भी है सामने आ, बता मुझे क्या चाहती है, सामने आ, क्या चाहिए तुझे और क्यों इस बालक के पीछे पड़ी है। अभी तक कोई हरकत नहीं हुई। ताऊ जी बार बार उसे बुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं होता देख वे रुके और रमेश से कहा,
कि ये एक बहुत बड़ी प्रेत है जिसका मेरे जीवन में कभी पाला नहीं पड़ा, इसलिए ये अभी तक बुलाने पर भी नहीं आई। रमेश कहता है, आएगी ताऊ जी, ये जरूर आएगी। आप इसके दुखते रग पर जरा हाथ रखिए। ताऊ जी कहता है, सही कहा तुमने, कभी कभी दिमाग वाली बात कर लेते हो। फिर ताऊ जी ने जोर से धमकाते हुए कहा, तू नहीं चाहती तुझे सुकून मिले, तेरी मुक्ति हो? आखिर सामने क्यों नहीं आती तू? अगर तू एक सच्ची माँ है तो मुझे तेरी औलाद की सौगंध, जो तू सामने न आई। तो तभी लाइट एकदम कमज़ोर हो गई और एकदम भारी और गूंजती आवाज़ आई, पंडित, मरने का डर नहीं तुझे? आवाज़ इतनी खौफनाक थी कि ताऊ जी की भी सांसें भारी हो चली थीं। क्या चाहती है तू? क्यों पीछे पड़ी है इस बच्चे के? हा, इसने मुझे बुलाया है और मेरा इससे जुड़ाव है। मैं इसे अपने साथ लेके ही जाऊंगी। कैसा जुड़ाव? क्या लेना देना है तेरा इसका? हाँ, पंडित, तू कहानी पढ़ रहा था, लेकिन आधी, तुझे पूरी कहानी पता ही नहीं थी। मैं क्या पूरी कहानी? जी, अरे मूर्ख, बोल मत वरना मारा जाएगा। फिर मैं चुपचाप ही रहा। क्या पंडित, तू बोलने दे बच्चे को, तेरा क्या जाता है? ताऊ जी कहते हैं, मैं सब जानता हूँ। तू इस पर हावी होना चाहती है और ये तुझसे बात करेगा तो संपर्क जुड़ जाएगा, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हा, पंडित, तू जानता ही नहीं मुझे, मैं कौन हूँ, क्या कर सकती हूँ? ताऊ जी कहते हैं, तू डरपोक है, इसलिए सामने आए बिना बात कह रही है। हम ये विधि घर के चौक में कर रहे थे, जिसके एक कोने में भयंकर अंधेरा होने लगा। उसमें एक लड़की निकली। वो हाथों और घुटनों के बल चल रही थी। थोड़ा आगे आकर वो किसी मेंढक जैसे बैठ गई। उसके शरीर खून से सना हुआ था, जो अब सूख गया था। उसकी छाती कटी फटी हुई थी, चेहरा लंबे बालों से ढका हुआ था। उसके पैर उल्टे बिल्कुल नहीं थे, लेकिन काली पड़ गई चमड़ी और नाखून उसे डरावनी सी खौफनाक बना रही थी। रमेश कहता है, ताऊ जी, ये क्या है? हम तीनों ने पहले किसी भी आत्मा को ऐसा भयानक रूप नहीं देखा था, इसलिए एडी से चोटी तक सिरहन होने लगी थी। क्यों पंडित, डर तो नहीं लग रहा तुझे? हा, ताऊ जी कहता है, क्या चाहती हो तुम? ये बता। मैं बदला चाहती हूँ, सूर्या और उस रानी को मारना चाहती हूँ। ताऊ जी कहते हैं, लेकिन वो तो कब के मर चुके हैं। नहीं पंडित, वो अभी भी जिंदा हैं। ताऊ जी कहता है, देख, ये संभव नहीं है। आखिर 900 साल कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन वो दोनों अभी तक भी जिंदा हैं। उनका हर बार पुनः जन्म होता है और उन्हें सब याद भी रहता है। ताऊ जी कहते हैं, ये कैसे संभव है? मैंने कहा था कि कहानी अभी बाकी है, जो तूने पढ़ी वो अधूरी है। ताऊ जी कहते हैं, जो मुझे पूरा सच बताओ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तू मेरी मदद नहीं कर सकता, आज तक कोई नहीं कर पाया। ताऊ जी कहते हैं, मैं जरूर करूँगा, तू बता तो सही, हुआ क्या? क्यों तू इस प्रेत योनि में आई है? बताती हूँ, लेकिन मुझे मदद नहीं मिली तो मैं इस बच्चे को अपने साथ लेके जाऊंगी। कुछ दिन पहले की बात है, जब मैं सूर्या से चली गई थी, तब मैं हर वक्त रोती रहती थी। मैं खुद से बहुत शर्मिंदा थी, क्योंकि मैं खुद की मदद भी नहीं कर सकती थी। तब एक किशोर अवस्था में नया नया भर्ती हुआ सैनिक मुझे देखता था। शुरू में मुझे वो उन्हीं दरिंदों जैसा दिखाई देता था, लेकिन मुझे रोते देख वो एक गुलाब का फूल रोजाना मुझे दे जाता था। उसका गुलाब देके जाना मुझे ये दिखाता था, कोई मुझे तो चाहता था, कोई एक तो मेरी परवाह करता था। वो चाहता था कि इस गंदगी से दूर जाकर कहीं दूसरे राज्य में बस जाएं। इसलिए उसने एक लड़के को मुझे वो अमावस की पहेली सुनाने को कहा था, ताकि मैं कुछ पता कर सकूं, क्योंकि उस समय उसे जनता से कर्ज मांगने भेज दिया गया था। जब मुझे पकड़कर किसी खुफिया बंदी गृह में रखा गया, तब वो महल में नहीं था और कुछ सैनिकों से दोस्ती कर मुझे थोड़ा सहारा देने को कहा था, लेकिन वो कुछ काम नहीं आया। जब वो महल में आया तब उसने मुझे बहुत खोजा, लेकिन मैं मिली नहीं, तो उसने सोचा उसे मार दिया गया है।
तब वो रात को महल के एकदम बीच में स्थित एक बंद किए गए कुएं पर गया और सूर्य व रानी को एक श्राप दिया, जब तक मैं बदला नहीं ले लेता तब तक तुम्हें हर जन्म में ये सारी बातें याद रहेंगी और मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। फिर कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। ताऊजी कहते हैं, लेकिन ये सब तो उस किताब में नहीं लिखा था। हाँ, क्योंकि कांता उतनी ही लिख सकी जितना वो जानती थी। मेरी आत्मा उस वक्त इतनी ताकतवर नहीं थी कि किसी को नुकसान पहुंचा सकूं या किसी के सामने आ सकूं, लेकिन कांता को मेरा एहसास होता रहता था। ताऊजी कहते हैं, तो उसमें इस बालक से कैसा जुड़ाव है तुम्हारा? यही वो शख्स है जो मुझे अपने प्यार से मिला सकता है ताकि मैं बदला ले सकूं। मतलब कि ये उसी के परिवार का वंशज है। इसके जन्म से ही मैं इसी के साथ हूँ ताकि ये मुझे बदला लेने में मदद करे। लेकिन इसके पिता की तरह ये मुझसे कभी जुड़ नहीं सका, लेकिन इसके दोस्त ने मुझे मिलाया। ये सब सुनकर मैं तो भौचक्का हो गया। आखिर ये मेरे परिवार के हर शख्स से उसके जन्म से साथ में रहती है। ताऊजी कहते हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि तुम्हें उसके परिवार की मदद लेनी पड़ रही है? सूर्य और रानी दोनों को ही उस सैनिक का सपना आता था जो मुझे प्यार करता था। वो सूर्य और रानी पर हावी होने वाला था, लेकिन इसकी भनक रानी को पहले ही लग गई थी। तब उसने कुएं को किसी तांत्रिक से बंद करवा दिया था, इसलिए आज तक वो वहीं पर कैद है। ताऊजी कहते हैं, देखो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन तुम्हें इस लड़के को छोड़ना होगा। हा 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 पंडित, हा हा हा। एक खौफनाक हंसी से माहौल फिर से डरावना हो गया। पंडित, तुझे पता नहीं, लेकिन मैंने आज तक सैकड़ों सालों में मेरी मदद नहीं करने वालों को मौत के घाट उतारा है। तू पूछ इस लड़के से कि तेरे परिवार में कोई अपनी वृद्ध अवस्था में गया था क्या? हा हा हा। ये बात मेरे दिल में धक्का देने वाली थी, क्योंकि मेरे परिवार में कभी कोई वृद्ध अवस्था में नहीं पहुंचा, क्योंकि उससे पहले कोई एक्सीडेंट या फिर हार्ट अटैक जैसी समस्याओं से जल्दी दुनिया छोड़ चुका था। ताऊजी कहते हैं, तो तू इतनी सदियों से इसके परिवार को नुकसान पहुंचाती रही है। तुझे नहीं लगता कि तू उस सूर्य जैसी ही है? पंडित, तू अपनी सीमा को भूल रहा है। ताऊजी कहते हैं, सच्चाई कड़वी होती है और तू एक प्रेत से कम नहीं है, इसलिए मैं तुझे अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर तुझे नर्क में जरूर भेजूंगा। पंडित, तू ये कर सकता है, लेकिन मेरे साथ इस लड़के की आत्मा भी साथ जाएगी, क्योंकि मैं इस परिवार से जुड़ी हुई हूँ। मुझे अलग करना नामुमकिन है। ताऊजी कहते हैं, लेकिन तू इसे छोड़कर मुझे अपना ले, मैं मदद करूँगा तेरी। पंडित, ये संभव नहीं है, क्योंकि अब उस कुएं को ढूंढना मुश्किल है। एक प्राकृतिक आपदा से महल कब का नष्ट हो गया है और मैं चाहते हुए भी उस जमीन पर नहीं जा सकती। ताऊजी कहते हैं, मैं समझ गया, तुझे उसके खानदान के किसी शख्स का ताज़ा खून चाहिए ताकि तू वहां जाकर उस कुएं को ढूंढ सके। पंडित, तू उन विद्याओं को भी जानता है जो इंसान के लिए सही नहीं है। ताऊजी कहते हैं, मैं जितना समझा हूँ उसके मुताबिक तू वहाँ नहीं जा सकती, क्योंकि तुझे वहाँ आने से कोई तंत्र विद्या रोक रही है, इसलिए उसका कोई वंशज वहाँ जाकर उस कुएं का पता करेगा। समझा करे? हाँ पंडित, हाँ, तू सही जा रहा है। रमेश कहता है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन उस सैनिक प्रेमी जो तुम कहती हो उसका नाम तो बताओ। उसका नाम जितेंद्र है। वो कुआं कहाँ है ये बताओ। वो वहीं पर है जहाँ उसे होना चाहिए। हम इतना कहकर वो फिर से घुटनों के बल उस अंधेरे में चली गई, लेकिन वो कोना अभी भी ऐसा था जैसे किसी लड़की को जला दिया हो। ताऊजी कहते हैं, वो चली गई है, लेकिन हमें जल्दी ही उस जितेंद्र को आज़ाद कराना होगा, नहीं तो ये तुम्हारे परिवार के लिए मुसीबत बनी रहेगी। लेकिन अभी क्या पता चलेगा वो कुआं है कहाँ? रमेश कहता है, मैंने अभी इंटरनेट पर देखा है, ऐसा कोई गांव नहीं है और ना ही था। ताऊजी कहते हैं, यह सैकड़ों साल पुरानी बात है और गिनती के लोगों के लिए उस गांव को कहीं दर्शाया नहीं गया होगा। मैं अब इतना परेशान हो गया था कि मेरा सर फटा जा रहा था, इसलिए मैं वहीं पर एक चादर बिछाकर सो गया।
ताऊजी कहते हैं ये तो सो गया है, लेकिन रमेश अगर वो कुआं नहीं मिला तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, क्योंकि इसके परिवार पर ये किसी श्राप जैसे ही है और अब ये तुम्हें भी अपना शिकार बना सकती है। रमेश कहता है हाँ मैं समझ रहा हूँ, हमें ये जल्दी ही ख़त्म करना होगा। ताऊजी कहते हैं हाँ, और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, लेकिन अब तुम्हें सोना होगा ताकि हम कल इसका कोई रास्ता निकाल सकें। इतना कहकर ताऊजी भी सो जाते हैं, लेकिन रमेश को नींद नहीं आती। वह सोते हुए यही सोच रहा था कि कैसे ढूंढे उस गांव को, उस कुएं को। कुछ देर बाद वह उठा और घर की छत पर जाकर सिगरेट के कस लेना शुरू कर दिया। तभी उसे कुछ सूझा। वो जमीन पर बैठा और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। कुछ ही देर में उखड़ी हुई भारी आवाज़ आई, सच में तू डरता नहीं है? रमेश कहता है मैं डर में विश्वास नहीं रखता, बस ये जानना चाहता हूँ कि वो कुआं कहाँ था। मैं नहीं जानती वो कहाँ है। रमेश कहता है लेकिन तुम वहाँ की हो तो जानती होंगी। नहीं, मुझे सैकड़ों सालों से तेरे मित्र के घर से जुड़ी रही, इसलिए मुझे नहीं पता। उसके परदादा ने कोशिश जरूर की थी, लेकिन नाकाम रहे थे, इसलिए वो मेरा शिकार बना। रमेश कहता है इतनी जानकारी मुझे काफ़ी है। तूने मुझे बुलाया और अब मुझे खाली हाथ भेज रहा है। रमेश कहता है लेकिन इतने में वो सामने प्रकट हो जाती है और छत पर एक काला अंधेरा जैसा दरवाज़ा खुलता है। रमेश बहुत डर गया। वो छत से कूदने वाला था, लेकिन उसका पैर उस प्रेत ने पकड़ रखा है। रमेश कहता है छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, तू मेरे साथ जाएगा। हा 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 हा। वो रमेश को छत की जमीन पर पटक कर घिसड़ने लगती है। वह रमेश जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता। देखते ही देखते वह भूतनी रमेश को अपने साथ उस काली दुनिया में ले जाती है। सुबह 8 बजे ताऊजी कहते हैं ताऊजी उठो, सुबह हो गई। हाँ उठ रहा हूँ मैं। रमेश कहाँ गया है? ताऊजी शायद फ्रेश होने गया होगा। मैं कहता हूँ नहीं, वो घर पर है ही नहीं, वो घर पर है ही नहीं। ताऊजी कहते हैं अरे बाहर गया होगा, कुछ देर में आ जाएगा, तो टेंशन मत ना ले। हाँ कल रात में काफ़ी परेशान था वो, शायद मैं डर रहा हूँ। ताऊजी और मैं मंदिर गए, फिर नाश्ता बनाया, तब तक 11 बज गए थे, लेकिन रमेश अभी तक घर नहीं आया। ताऊजी वो अभी तक घर नहीं आया? कोई मुसीबत में तो नहीं होगा ना? ताऊजी कहते हैं क्या कह रहे हो? अभी तक नहीं आया? मुझे लगा वो वापस आकर कमरे में बैठा होगा, हमें उसे ढूंढना चाहिए। ताऊजी कहते हैं घर में देखो कहीं हो तो। मैं और ताऊजी पूरे घर को खंगालने लगे। मैं नीचे देख रहा था, ताऊजी ऊपर छत पर गए थे। ताऊजी कहते हैं जल्दी यहाँ आओ छत पर। मैं भागते हुए छत पर पहुँचा। वहाँ ताऊजी छत के एक कोने पर थे। वो कोना पूरी तरह काला पड़ चुका था। ताऊजी कहते हैं कल रात उसने उसे बुलाया था, मेरे मना करते हुए। इतना कहते हुए वह रोने लगे। मैं तो इसका मतलब रमेश। तभी मेरा ध्यान छत की ज़मीन पर पड़ा। वहाँ पर कुछ लिखा था। ताऊजी ये देखो क्या लिखा है ज़मीन पर। ताऊजी जल्दी से उठ खड़े हुए, आंसू पोंछते हुए पास आकर देखा। वो सिगरेट के राख से लिखा था। वहाँ लिखा था अपने परदादा के बारे में देखो, घर जाओ। फिर वहाँ से घसीटने के निशान थे जो उस कोने तक जाते हैं। ताऊजी वो जिंदा है, वो अभी जिंदा है। ताऊजी मैं खुश हो गया था कि वो जिंदा है। ताऊजी कहते हैं इसका मतलब वो उसे साथ लेके गई है। हाँ वो उसे साथ लेके गई है, लेकिन वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगी, क्योंकि उसे लगता है हम उसकी मदद कर सकते हैं। ताऊजी कहते हैं तो मुझे यह जानना है कि वो सही सलामत है या नहीं। फिर मैं और ताऊजी किसी तांत्रिक के पास गए, जो ताऊजी के भी गुरुजी हैं। वहाँ उन्होंने बताया कि वो सही सलामत है, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। अगर जल्दी से उस डायन की मुक्ति नहीं मिली तो वो सबको मार डालेगी, इसलिए जल्दी करो। ये सुनते ही हम भागते हुए उस घर पहुँचे। फिर ताऊजी अपनी कार निकालते हैं और हम मेरे घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में ताऊजी ने मुझसे पूछा था कि तू और रमेश शराब सिगरेट आदि का सेवन करते हो। मैं उन्हें मना नहीं कर सका। एक बार उस भूतनी से उसे छुड़ा लूँ, फिर मैं मारूंगा
तुम दोनों को। ये बातें होते होते रात हो चली थी। तब तक हम मेरे घर तक पहुंच गए थे। ताऊ जी को मैंने कार में रहने को कहा था ताकि घर वाले शांत रहें। मैं घर में पहुंचा। मम्मी, मैं घर आ गया। इतनी जल्दी कैसे आया? 2 दिन भी नहीं हुए होंगे। अरे क्या हुआ? कौन आया है? पापा छत से नीचे उतरते हुए बोले। मैं आया हूँ पापा। इतनी जल्दी कैसे आए बेटा? तुम तो कुछ दिन और रुकने वाले थे ना। लेकिन अब हम वहाँ से वापस आ गए। कुछ देर रुककर फिर कहीं और जाएंगे। चलो जैसे तुम्हें ठीक लगे। आ जाओ, खाना खाते हैं। पापा अंदर जाते हुए बोले। नहीं, मैं खाकर आया हूँ, आप खाओ। मुझे थोड़ा सामान चाहिए था। मैं बस को इंतज़ार करते हुए छोड़कर आया हूँ। आप मुझे दादाजी का कुछ सामान दे सकते हैं ताकि मैं सफ़र आसानी से तय कर सकूँ? पापा कहते हैं। लेकिन दादाजी का सामान क्यों चाहिए तुम्हें? मैं कहता हूँ, ओहो सॉरी पापा, दादाजी का नहीं, आपके दादाजी का सामान चाहिए मुझे। जैसे तैसे मैं घर वालों को समझाकर दादाजी के सामान तक पहुँचा तो मुझे वहाँ दादाजी के पिताजी की एक डायरी मिली। सिर्फ वो ही थी जो कुछ समझा सकती थी, इसलिए मैं वो लेकर घर से निकल गया। ताऊ जी कहते हैं, क्या कुछ मिला है तुम्हें? मैं कहता हूँ, हाँ एक डायरी है उनकी, उसमें कुछ मिल सकता है। ताऊ जी कहते हैं, तो पढ़ो इसे जल्दी। डायरी। सन 1952 देश को आज़ाद हुआ। 5 साल हो गए हैं, लेकिन मेरा खानदान एक श्राप से अभी भी बंधा हुआ है। मेरी कल्पना से परे कोई शैतानी शक्ति है जो मुझे और मेरे परिवार को मारने की धमकी दे रही है। इसलिए मैं उसे मुक्ति दिलाने के लिए एक कुएं की तलाश में आया हूँ। ये कुआं। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है और कुएं का रहस्य जानने के लिए मेरी ये कहानी सुनते रहें। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।